Shri Ranbir Singh Prajapati, not here. Then Shri Priya Mohan Mohapatra. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सर, भारतीय रेल अपने आप में एक बहुत बड़ा अनूठा संगठन है। इसकी महत्ता का पता इस बात से चलता है कि यह प्रतिदिन 12,617 रेलगाड़ियों से 23 मिलियन से भी ज़्यादा यात्रियों को सेवा देने का कार्य करता है तथा 7,421 से अधिक मालगाड़ियों में प्रतिदिन लगभग 3 मिलियन टन माल ढोने की सुविधा प्रदान करता है। सर, मैं हरियाणा से आता हूं तथा पिछले 4 वर्षों से इस सदन में हूं सदस्य के रूप में। पिछले 4 साल में 3 रेल बजट जो पेश किए गए उसमें यूपीए की सरकार की तरफ से खासकर हरियाणा का कहीं कोई जिक्र भी नहीं हुआ। लेकिन पिछले वर्ष जो रेल बजट यूपीए की सरकार में पेश किया गया उसमें हरियाणा की जो बहुत पुरानी मांग थी रोहतक महम महासी रेलवे लाइन बनाने की, वो मांग मानी गई, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। मैं रेल मंत्री साहब से चाहूँगा कि वो कार्य जो है जल्द से जल्द पूरा हो, इस पे जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे खासकर जो हिसार सिरसा ये जो है आसानी से दिल्ली जो हमारी राजधानी है इससे जुड़ जाती है। इसी प्रकार से पिछले बजट में हिसार अग्रवा फतेहाबाद को जोड़ने की बात शामिल थी और माननीय लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने अग्रवाल समुदाय का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है उसको रेल लाइन से जोड़ने की बात थी, अनाउंस उन्होंने किया था और लगातार लंबी मांग है। फतेहाबाद भी जिला मुख्यालय है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य जो है वो शुरू नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो अनाउंसमेंट पिछले बजट के अंदर हो गई है, जैसे मैंने पहले कहा कि हरियाणा को कभी भी जो है इस मामले में तवज्जो ज़्यादा नहीं दी गई। जो अभी जो मंजूर किए गए काम है वो जल्द से जल्द जो है शुरू किए जाएं। मैं इस बात के लिए भी माननीय रेल मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि आपने हिसार से नरवाना रेल लाइन का सर्वे करवाने की बात कही है, का आश्वासन दिया है और आपसे निवेदन करूंगा कि इसका जल्द से जल्द सर्वे करवा करके और इसका रेल लाइन जो बनाई जाए, क्योंकि ये जो केवल उकलाना और नरवाना के बीच में रेल लाइन बनने से खासकर हिसार जो जिला मुख्यालय है जहाँ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सीधा जो चंडीगढ़ हमारी राजधानी है उससे ये जुड़ जाता है और वहाँ स्टूडेंट्स को और दूसरे लोगों को इस बात से सुविधा मिलेगी चंडीगढ़ राजधानी में जाने के लिए। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जींद हिसार के सर्वे का भी इसमें जो है बजट के अंदर जो है कहा है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जींद व कुरुक्षेत्र का भी सर्वे करवाने का काम जो है आप लोग इसमें शामिल करें, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थल है और इसमें लोगों को रेलवे का लाभ मिल सके, जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र और हरिद्वार जो दोनों ही बहुत बड़े तीर्थ स्थल है वहाँ भी मैं चाहूँगा कि इसको सर्वे के अंदर जो है शामिल किया जाए, ताकि जो वहाँ जाने वाले जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु है उनको इस बात की जो है सुविधा मिल सके। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि सिरसा से ऐलनाबाद रेलवे लाइन भी बनाई जानी चाहिए, जिससे खासकर जो राजस्थान बॉर्डर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर हमारे जो मिलिट्री और या कोई युद्ध सामग्री भी अगर कोई ले जानी पड़े तो उसके लिए जो है वो सुविधा मिल सकती है। अब अगर हम अम्बाड़ा कैंट से राजस्थान बॉर्डर पे कोई मिलिट्री को या कोई मिलिट्री का सामान यदि ले जाना पड़े तो दिल्ली होकर के जाना पड़ता है और ये केवल इतनी लाइन बनने से ही
जो है सीधा अम्बाड़ा, सिरसा, एलनाबाद जो है राजस्थान बॉर्डर से जो है ये जुड़ सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खासकर जो हिसार के अंदर थर्मल प्लांट है खेदड़ गांव के अंदर, और वहाँ वो चंडीगढ़ रोड के ऊपर है, हाईवे के ऊपर रेलवे लाइन है, वहाँ जब रेल जाती है तो कई बार दो दो रेलगाड़ियाँ एक क्रॉस हो जाती है, फिर दूसरी आती है, और किलोमीटरों लंबी लाइन जो है वहाँ लग जाती है। तो वहाँ ओवरब्रिज जो है वो बनाया जाए। इसी तरीके से हिसार सादुलपुर रेलवे लाइन पर जो है पटेल नगर के पास जो अंडरपास की बहुत पुरानी मांग हिसार के शहरवासियों की है, नगर निगम है हिसार, लेकिन वो क्रॉस ना होने की वजह से सेक्टर 16-17 या सेक्टर 13 हरिदास कॉलोनी वगैरह वहाँ से अंडरपास के बगैर उनको बड़ी भारी दिक्कत है। ये पास भी हो गया था, पता नहीं किस तरह से ये रुका हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी लोगों की सुविधा के लिए बनना चाहिए। इसीलिए इसी लाइन के ऊपर आगे देवा गांव है और वहाँ बिल्कुल गांव के साथ से रेलवे लाइन जाती है। और मैंने पिछले 2 बार पीछे भी, जो पिछले साल भी और उससे पहले भी मैंने इस बात को उठाया था कि किसानों को बड़ी भारी दिक्कत है अपने खेतों के अंदर जाने की। वहाँ पर जो है अंडरपास या जो है फाटक बनाया जाए ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी जो ना हो। इसके साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि हरियाणा के अंदर शताब्दी दिल्ली वाया बठिंडा जो है वो चलाई जाए, और लुधियाना के लिए जो दिल्ली से शताब्दी जो जाती है जींद होकर के, अभी रेलवे ने निर्णय लिया, जहाँ तक मुझे पता चला है कि 1 अगस्त के बाद में वो जींद में जो है वो नहीं रुकेगी। जींद हमारा जिला मुख्यालय है, उसके ऊपर ये सुविधा जो है जारी रहनी चाहिए। कहीं कोई उसको रेल इस तरह ना हो कि वहाँ ना रुके, तो लोगों को जो है दिक्कत जो है काफ़ी इस बात से होगी। इसके साथ साथ एक और मैं बात मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि हमारी पुरानी मांग है काफ़ी, हिसार से अमृतसर के लिए इंटरसिटी रेल जो है चलाई जाए और वाया ब्यास होकर के, क्योंकि ब्यास के काफ़ी श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर वहाँ से जाते हैं और उनकी लगातार डेपुटेशन के रूप में वो हमें वहाँ मिलते ही रहते हैं। तो इंटरसिटी रेल एक जो है हिसार से अमृतसर के लिए जरूर है जो चलाई जाए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाउ मिस्टर पंकज बोरा। For allowing me to speak on the railway budget. Previous speakers spoken many things about the budget. I'll not go into the details. Even our Honorable LOP has also stated about the budget, not into the details, only a few points regarding the budget as a whole. This is the first railway budget of the NDA government. We had very high hope about that the government is come achhe din aayenge, so we'll get a good budget. But it disappointed us in the initially that before the budget, the price, the freight has been raised and putting a lot of pressure on the commoners on which the railway belongs. And I'm sorry to state that instead of being a welfare-framed budget, it's a business-framed budget. And it can be said that it's a pro-market, pro-business, and pro-rich. It's nothing to do with the common people, and the common people are given a go-by totally by this budget of the Honorable Railway Minister. 100% FDI is fraught with grave consequences. You have to frame new rules, laws, so that the common people are not harassed, or common people are not troubled otherwise. But the PPP, we are also for PPP, we are also for FDI, but not same person. There should be a balance, and the balance is missing from this budget. And then about talking about the high-speed train network and connection of smart cities and mega cities. Sir, may I ask to you, the Honorable Railway Minister, what about people belonging to the small cities like us and people belonging to the northeast, far-flung areas, when there is no long-distance trains in that? I've not dealt much about all these, bullet train and all that. It sounds very well, but everybody has stated that the bullet trains, the cost, the escalation and everything, the bullet trains is actually a pipe dream. I'm sorry to say, I wish I am wrong. It's a pipe dream. And if you say that
सपने में अगर पुलाव खाए हैं तो उसमें अब ज़्यादा घी डालो. अगर you are doing that, in that case I have nothing to say. But otherwise, it's a pipe dream only, and I'm sorry to say that it's a pipe dream. Now, it's not a people-friendly budget. It is only a budget of the rich people. Now, coming about the Northeast, sir. Northeast, some projects have been given for Northeast. Out of 58 new trains, only 6 trains have been given to Northeast. And that too also repackaged. One train going from Kamakha to Bengaluru, that is already in existence but has been given a new name, premium train. As if a new train has been introduced, which is not a fact, and no new train has been introduced in that way. And there is no long distance train. And only a few projects have been given, and the government wants to take the credit, and the railway minister wants to take the credit to that. Now, I'll come to the point what Assam and Northeast did not get, Honorable Railway Minister. Will you kindly note that? There was declaration of Northeast Regional Rail Development Fund by Honorable Mamata Banerjee's budget. But there is no mention about this fund in this present budget. There are 11 railway projects as national projects, but no new project has been included. There is no introduction of long-distance trains. We are asking for trains like Duranta and all that are speedy trains. We're not getting one till date. And the journey time and better facilities of the passengers have been not looked into. The suburban services are totally neglected in Assam and the Northeast area. People are suffering because of that. I'm giving the bullet points, Honorable Minister, for you to note down properly and give a thought about it. Then you have sanctioned 1,785 crores for ROBs, but not a single road overbridge has been sanctioned for Assam or Northeast. Even my town, Guwahati city, doesn't have so many traffic congestion because of lack of ROBs. And I hope it will be included in the rail budget. Then there is no reference about doubling and electrification. There is no doubling. There is no double line in Assam. We are shouting from rooftop from long back. There should be one at least from New Bangaigaon via Rangya to Guwahati, to, via Agyathuri to Kamakha station. But that is also not materialized. In fact, it was a question of mine. The Honorable Railway Minister and others, they stated that it is not possible because there is constraint of fund and the Cabinet Committee on Economic Affairs has not given the sanction. That was as late as 18 July, Honorable Railway Minister, you have given the reply. I'm sorry to state that. Then we are asking for a second rail bridge over the Brahmaputra near Saraighat bridge in Guwahati. That is also been neglected, and the reply from you to one of my questions again on 18th July, that because there is another railway bridge on the Brahmaputra quite 100 miles away, there is no need for a second bridge across Brahmaputra at Saraighat. I'm sorry, sir, to note it. There is no need. You mean to say there is no need? The first bridge was made about more than 50 years back during the Chinese aggression time. And now again you are saying that there is no need for the second. I'm sorry, it should be given up from your mind. Then there is no wagon coach locomotive or any other manufacturing factory. Then, sir, I'm coming about, because there are about drinking water, packed drinking water, rail need. There are many rail need factories in many of the states. There are more than one factory in some of the states. But in Assam, there is not a single rail need factory. I demand that should be a rail need factory. Now I'm coming to the penultimate point, the track kilometer as a ratio to the area covered by NF Railway.
is abysmally poor, sir. NF railway area has 8 states, and a track kilometer, you take the ratio, it is absolutely negligible. So my request to you, Honorable Railway Minister, please give a thought to it to increase the track kilometer so that the connectivity of the Northeast comes around. Otherwise, the feeling goes to us that we are neglected, we are deprived, we are forlorn, we are forgotten, and that is why we have termed our railway not as Northeast Frontier Railway, but as Northeast Forgotten Railway or Northeast Forlorn Railway. For heaven's sake, Mr. Minister, please give a thought about it, because North is a very sensitive area covered by international border in all sides and only connected with my motherland by a corridor of 56 kilometers via Siliguri belt. So it is really a problem for all of us, for security reasons and for otherwise also. We need better connectivity. And then look east policy. 1 minute, sir. Look east policy. How are you going to look east? How are you going to look east unless the easternmost state, which was given a railway line right up to Lekhapani by the British long back, today probably, Railway Minister, probably, I'll not be surprised if you have not come across the name Lekhapani, but it is the last station. So now after independence, after so many years, we think that it should be given a new thought to it. I hope all these points will be taken care of and defeating sort of response will be given to all our people. Thank you so much. Thank you, Mr. Bora. Now, Ms. Srimati Bimla Kashyap Sood. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव रेलवे बजट पे समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने रेल के साथ साथ देश को विकास की राह पर ले जाने का सोचा। भारतीय रेल इस राष्ट्र की जीवन रेखा है। भारतीय रेल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, जो लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन उनके गंतव्य स्थानों तक ले जाती है। परंतु जिस कुव्यवस्था की शिकार भारतीय रेल रही है, उसका वर्णन करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर फैली गंदगी और रेल में भी गंदगी फैली होने से पता चलता है। परंतु इसके मूल में भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची और साधनों का दुरुपयोग है। मैं मेरी सरकार की जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। गद्दी संभालते ही अभी तो 45 दिन ही हुए हैं, अभी से देश को विकास की राह पर रेल के माध्यम से चलना शुरू कर दिया। जब देश हित के लिए कुछ करना हो तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। यदि रेल में साफ सफाई हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, शौचालय साफ सुथरे हों, स्टेशनों पर गंदगी ना हो, स्वच्छ पीने का पानी मिले, तो बढ़ा हुआ किराया देना किसी को बुरा नहीं लगता। आज तक वोटों की राजनीति के चलते रेल किराए नहीं बढ़ाए गए। रेल को जिस कगार पर पहुंचा दिया, 30,000 करोड़ का घाटा है। 25 जून को किराए बढ़ाए, परंतु यदि किराया नहीं बढ़ेगा तो नई रेल लाइनें बिछाने के लिए पैसा कहां से आएगा? रेल के डब्बों की कमी कैसे पूरी होगी? हमारे देश में कई मानव रहित क्रॉसिंग है, वहाँ कितने हादसे होते हैं, परंतु स्टाफ की कमी के कारण वहाँ तैनाती नहीं हो पाती। मैं मोदी सरकार जी का पुनः बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने की सोची। जब भारतीय जनता पार्टी की 1998 में सरकार बनी थी, तो प्रधानमंत्री अटल जी ने 10,000 करोड़ से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलाने की शुरुआत की थी। आज 60,000 करोड़ के से बुलेट ट्रेन चलाने की बात है, तो उस समय का 10,000 करोड़ रुपया और आज का 60,000 करोड़ रुपया बराबर ही बैठता है। आज दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछ गया है। ऐसा ही भारत में जब बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से बम्बई और बनारस से दिल्ली चलेगी, तो पूरे भारत में चलनी आरंभ हो जाएगी। बुलेट ट्रेन के साथ साथ रेलवे में निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी मॉडल का भी प्रवेश हो जाएगा। ट्रेन में जो खाना मिलता है वह अच्छी क्वालिटी का हो, कारपेंट्री की तरफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा,
इसके बदले थोड़ा पैसा अधिक देना पड़ेगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। नेशनल डायरी बोर्ड और अमूल के साथ मिलकर विशेष दूध के टैंकर ट्रेन चलाने की योजना है। नमक और फल सब्जियों के लिए भी विशेष ट्रेनें चलेंगी तो महंगाई पर भी लगाम लगेगी। स्टेशनों पर साफ सफाई का जिम्मा पेशेवर एजेंसियों को दिया जाएगा। स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे के लगेंगे, उनके जरिए निगरानी रखी जाएगी। चारों धामों की यात्रा को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। इससे रेल की आमदनी भी बढ़ेगी और टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह सभी धर्मों के तीर्थ स्थानों पर विशेष ट्रेनें चलाने की भी योजना है। पहले 10 बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बनेंगे। रेलवे ने विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। सच्चाई यही है कि भारत के पास उन्नत रेल तकनीक शोध संस्थान का अभाव है। रेलवे बोर्ड को भंग करके उसे 2 भागों में बांटा जा रहा है। परियोजना प्रबंधन और निगरानी समूह बनाए जाएंगे। आज तक ना किराए बढ़ाए गए, ना कोई सुविधा यात्रियों को दी गई। भारतीय रेल दुनिया में सबसे अधिक यात्री ढोती है, परंतु ये भी सच है कि रेल किराया दुनिया में सबसे कम है। पिछले 10 वर्षों में 99 नई लाइनें बिछाने की योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन महज एक ही योजना को पूरा किया गया। इस तरह 4 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें 30 वर्ष पहले शुरू किया गया, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। यहाँ भी वोटों की राजनीति के लिए नई योजना को हर साल मंजूरी मिलती रही, परंतु योजनाएं घोषित होती रही, परंतु योजना को पूरे करने के लिए ना पैसा था, ना ही इस तरफ ध्यान दिया गया। हर बजट में हिमाचल को छुआ ही नहीं जाता था। मैं रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। इस बार चंडीगढ़ बद्दी भानुपल्ली बेरी बिलासपुर रेल के लिए भी बजट रखा गया है। मैं रेल मंत्री जी से एक और भी निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ से शिमला के लिए कोई भी रेल लाइन नहीं है तो टॉय ट्रेन है, तो इसलिए वहाँ ब्रॉड गेज की व्यवस्था करके शिमला तक रेल लाइन बिछाई जाए। ये मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है, क्योंकि हिमाचल शिमला जाने के लिए बड़े घुमावदार रास्ते हैं और जो यात्री एक बार चला जाता है दोबारा जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वहाँ हवाई यात्रा भी नहीं हो सकती। जो एयरपोर्ट बना था उसको भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ना हवाई सेवा है ना ही रेल सेवा है, केवल मात्र सड़क के माध्यम से ही शिमला जाया जा सकता है। शिमला बड़ी सुंदर जगह है और शिमला से ऊपर भी बड़ी सुंदर जगह है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मोनो रेल चलाने की भी योजना बनानी चाहिए और सबसे पहले कालका से शिमला के लिए मोनो रेल चलाई जाए और वहाँ से किन्नौर तक की मोनो रेल जा सकती है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में टिटनस पहाड़ तक, बर्फ़ से ढके पहाड़ों तक भी मोनो रेल जाती है। पर मोनो रेल का सपना तो हमारी सरकार का है, परंतु कब शुरू होगा ये रेल मंत्री जी ही बता पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भारत। थैंक यू वेरी मच। नाउ मिस्टर प्यारी मोहन मोहबत्रा। Sir, first of all, I must congratulate Honorable Railway Minister, firstly for bringing a comprehensive railway budget, unlike his predecessors. Secondly, not being greedy, not being too greedy about his own state. Because previous railway ministers have pushed out so many projects onto their states during their tenures that is very difficult for the railway board as on today to do anything about the projects excepting increasing the counting cost overruns and time overruns. To a question of mine, in
2012, I got an answer saying that as on 1/4/2011, the projects for their completion would need, all the ongoing projects for their completion would need about 1,25,000 crores. Now in the budget speech, Honorable Minister has said ongoing projects would need 1,82,000 crores for their completion. I would urge upon the Honorable Minister to find out how these 57,000 crores of worth of projects have been added in the last 3 years. This slew of projects which they must be reviewed. Where ministers have come from particular states, kindly review the projects, how many of them are priority, how many are not. And please, even if it sounds like a bitter medicine, can you please persuade Honorable Prime Minister to declare a freeze for the next 4 years and concentrate on completing the ongoing projects rather than going on with new projects. In the last year, pre-election year, when you need to be populist, do announce some projects. Nobody can deny you that particular right. I would again request that these ongoing projects, if you do it, the needs of most of the areas which are commercially viable, needs of the areas which are backward and not covered, and where track per kilometer ratio is much lower than the national average, like in Chhattisgarh and Odisha, these states will be benefited. Particularly KBK area, which is very backward, which is right on the borders of Chhattisgarh. Bastar district of Chhattisgarh, hardly anything, just Jagdalpur, Kirandul, they are connected. The vast part, 90% of the district is not connected at all. I associate myself with the suggestions, very good suggestions which were given by the LOP and which have been given by my friend Jairam Ramesh. The suggestions, but not the comments. Sir, I must point out, I am sorry to point out that in interim budget, you have mentioned interim budget had this, all these which are in this budget. Sir, interim budget shouldn't have had all those things. Interim budget was only meant for by an outgoing government, only for a period of 4 months. And these 4 months, certainly you did not envisage all those projections which were normally made for a year by a government which has the authority to make such projections. So, no comparison with interim budget. Both interim budget and budget of 2013. Sir, you have quoted. And sir, most of the things which were conceived and taken up in 2013 and are few of them, most of them in 2014 interim also. Sir, I would stand corrected. I have not criticized that about 2013-14 budget at all. I have only said about the interim budget. An interim budget is not a comparison. Whatever they have done already, in fact, a new government coming in the month of July would certainly go by whatever, and they have gone by in most of the cases of policy measures. Second part, I would deal with another bitter medicine which is criticized by most of my colleagues, namely the increase in fare. Sir, please forgive me. To
had this government for 10 years. How much more time you need? Sir, 2 minutes. This government for 10 years, that NDA government for 5 years. Most of the time, no fare increase was there. Sir, look at it about the other side, the bus fare. Bus fare has been increasing. If every state, not less than 10 times, in some cases 15 to 20 times during this period of 14, 15 years. Now, and just to be populist, each railway minister wanted to be popular, each government wanted to be popular, that we are not increasing. Had they increased by 1%, it in every year, it wouldn't have hurt the common man. Today, suddenly the entire accumulated increase which should have taken place, you are putting it all that in a 14.5% increase. This is what? This is the sins of the two governments, UP and NDA. For 15 years are now coming in the head of the NDA government, though the decision was taken by them. Though the decision was taken by them, you are implementing that. So you are in agreement. You should be in agreement. It shouldn't have been done at one go, hurting the poor. It should have gone on 1% every year and nothing would have. And I welcome the statement relating to linking it with fuel price. Not only fuel price. There should be like agricultural pricing. Please. Sir, one more point. Agricultural pricing, where experts suggest a minimum support price. Similarly, there, please have an expert committee to link, don't link only with fuel, because there are other factors also in that pricing. Then third, and my final, don't kill the milk cows. The divisions, the zones which are giving you the maximum revenue, you are neglecting them the most and going on political lines. Every government has done so. 10 years I have been here. Each year I talk of discrimination against Odisha, against Chhattisgarh, and nobody bothers. It goes on, the story goes on the same way. Why is this discrimination? Why do you not stop this 14,000 crores East Coast Railway gives you? You give 1,400 crores for the whole of the state, which is also giving plenty of revenue through the Southeastern Railway. Thank you. Please, sir, please, I have just one more suggestion. And the biggest revenue yielding station, that is Talcher in the East Coast Railway, you just don't bother. You say other station, and we are improving it. Mr. And finally, sir, please. One general issue. Do not go looking for FDI and PPP. You can get all that money, convert railways into a corporation like in China. Okay, thank you very much. Convert railway into a corporation and divest some shares to the public. Thank you. Not to corporates or retail investors. And that will get you all the money you want. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much.